बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अब पता नहीं उल्लू कौन है और जो गुलिस्तान है वो कौन सा है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त शेर भी चल रहे हैं, और शेर कौन सुना रहा है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आजकल हमें शेर सुना रहे हैं। और आजकल हुकूमत और अपोजिशन में बयानबाजी का जो बाज़ार है वो काफ़ी गर्म है। और दूसरी तरफ ट्वीट्स भी बहुत की जा रही हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है, बड़ी अहम ट्वीट है। और इस ट्वीट में उन्होंने एक फेमस सेइंग जो है वो उन्होंने कोट की है। उन्होंने लिखा है, व्हेन प्लंडर बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर अ ग्रुप ऑफ मैन इन अ सोसाइटी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it। तो जो लीगल सिस्टम की तरफ ये इशारा कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये कौन सा लीगल सिस्टम है? वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के साथ रवा जाने रखे वाले बर्ताव और सवाल पूछे जाने पर इनके रद्दमल में वो लाल पीले हो जाते हैं। इससे इस कहावत में पोशीदा सदाकत सामने आती है, जिसका उन्होंने आगे जिक्र किया है। तो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारा जो लीगल सिस्टम है उस पर सवाल उठा रहे हैं? जो मॉरल कोड है, यानी कि एक हमारे मुआशरे का अखलाकी ज़ाब्ता, उस पर तो उन्होंने तनकीद कर ही दिया, लेकिन जो लीगल सिस्टम जिस पे वो तनकीद कर रहे हैं, क्या वो लीगल सिस्टम हमारा अदालती निज़ाम है? इसके अलावा भी बहुत से मामलात हैं। आज अखबारात में एक ख़बर है, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर एजाज शाह साहब के हवाले से। वो कहते हैं, अवाम धोखेबाजों की कॉल पर सड़कें ब्लॉक ना करें वरना छितरौल होगी। तो वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने ये बात की है। और एजाज शाह साहब को भी चंद ही दिन हुए हैं वफाकी वज़ीर बने, तो जो उनका लबो लहजा है वो किसी वज़ीर दाखिला का लग रहा है। और ये भी ख़बरें हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिनके पास के वफाकी वज़ीर दाखिला का पोर्टफोलियो भी है, वो बहुत जल्द ये पोर्टफोलियो छोड़ देंगे और शायद इस पोर्टफोलियो को एजाज शाह साहब टेक ओवर कर लेंगे। इतनी बात जो है वो मुझे पता है। और लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा कि वुज़रा के कलमदानों में कोई तब्दीली नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि उनको ये तरदीद जो है करते हुए कुछ एहतियात करनी चाहिए थी, क्योंकि वज़ीर पेट्रोलियम ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का कलमदान तो तब्दील करने का फ़ैसला हो चुका है, और इसकी अगर वो तरदीद ना ही करें तो बेहतर है। मज़ीद गुफ्तगू के लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आज अली जैदी साहब, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब कराची में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक़ गवर्नर सिंध। अली जैदी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ख़बरें गर्म हैं, कुछ वुज़रा के कलमदान तब्दील हो रहे हैं। मैंने वैसे असद उमर साहब का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का नाम लिया और एजाज शाह साहब का नाम लिया। आप वही बात करेंगे जो फवाद चौधरी साहब ने की है? कैसे हैं आमिर भाई? सलाम मैं अलैकुम। ठीक आप ठाक, आप ठीक ठाक? खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र है। बड़ी आज मीटिंग्स की हैं आपने, बड़े लंबे लंबे सफ़र किए हैं, बड़े मसरूफ़ हैं आप। आपकी वजारत का मुझे पता है कि वो कहीं नहीं जा रही, आप यहीं पे हैं। आगे अच्छा, चलें। मैं नहीं बदल रहा हूँ? नहीं, आप नहीं बदल रहे। अरे, छुट्टी नहीं है? ये फैसला तो इमरान खान ने अच्छा, करना मैं ना, वही कहता हूँ, हम तो सिर्फ खबर रखते हैं। अच्छा, आप खबर रखते हैं। असल में देखें, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मैं था नहीं, मैं परसों कोयटा था, कल कराची था, आज भी दोपहर में कराची से आया हूँ। तो जो भी फैसला खान साहब ने करना है, रखना है, या मुझे या किसी और को, या जिधर कैप्टन तो कैप्टन होता है ना, वो अपनी मर्जी से बैटिंग ऑर्डर बदलता है, किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना। उन्होंने अपनी टीम खुद चूज़ करनी है, बिकॉज उन्होंने डिलीवर करना है। सो मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं है, कम अज़ कम मैं अपनी ज़ात तक बता रहा हूँ। अगर पीएम साहब ने फैसला करना है तो वो करेंगे। वैसे आपके ख्याल में अभी तो एक साल भी नहीं हुआ हुकूमत का, तो एक साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो वज़ीर ख़जाना को तब्दील करने की खबरें मुनासिब हैं? मीडिया में ही है ना सर, तो मीडिया को किसी ने बताया तो हुई है ना। तो मैंने नहीं बताया, अल्लाह की कसम। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द से लोगों ने बताया। तो मैं इर्द गिर्द नहीं था ना सर, मैं तो बाहर अच्छा, था। आपके मैं बाहर तो 4 थे। दिन ट्रैवल, मैं तो वैसे भी आपको पता इतना करीब, आपको पता है मैं तो किचन कैबिनेट में। ये जो एजाज शाह साहब ने छितरौल की बात की है, चित्रौल, मैं तो बिल्कुल बेसिक बात है, जिस मुल्क जिस शख्स ने इस मुल्क का खजाना लूटा है वो चित्रौल होनी चाहिए। चित्रौल का मतलब होता है कि कानूनी कार्रवाई। नहीं, वो कह रहे हैं कि सड़कें ब्लॉक की तो छितरौल होगी। सड़कें ब्लॉक कौन करेगा सर? कर लें, मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैं आज पेशावर में था, तो पेशावर में एक सड़क ब्लॉक की हुई थी, बहुत सी खवातीन ने, उनकी कोई छितरौल नहीं हुई। वहाँ आपकी हुकूमत है,
कोई मेरी बात सुने, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है हर एक का, जिसने करना करे। मैं तो आपके शो में ही उस दिन कहा था, आपने कहा था जी बिलावल साहब आ रहे हैं ट्रेन में, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, उनकी मर्जी है। तो अगर कोई सड़क ब्लॉक करेगा तो आप उसकी चित्रोल के हक में नहीं हम तो जगह देंगे उनको कि जी इधर आ जाए, यहाँ बैठ जाए। तो ये एजाज शाह साहब फिर कौन सी लाइन ले रहे हैं? पता नहीं सर, ये उनका बयान है कि नहीं, मैंने देखा नहीं उनका, अगर है तो वैसे ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उनकी एक इनफॉर्मल सी तो गुफ्तगू है। इनफॉर्मल गुफ्तगू में आई डोंट नो, जो बात होती है या टीवी पे की जाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाए, कि वो रिटन हो, तो वैसे तो कोई भी खबर चलाता है, जैसे वजीरों के बदलने की खबर इतनी देर से चल रही है टीवी के ऊपर, जब एक तक वजीर तो बदलेगा, वजीर पेट्रोलियम। आई डोंट नो सर, इसकी तरदीद ना करें आप, वो तो बदलेगा। सर आई डोंट नो, हो सकता है बदले, हो सकता है ना बदले, मुझे पता नहीं है ना। किस तरह हो सकता है? अगर मुझे इल्म होगा मैं आपको बता दूंगा, मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, जुबैर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जुबैर साहब तो क्योंकि नवाज शरीफ के बड़े करीब से कैबिनेट में होते थे, तो मैं थोड़ा सा आपको पता डिस्टेंस। जुबैर साहब आप खैरियत से हैं? मेरा सलाम भी बोल दें। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप चित्रौल के लिए तैयार हैं? खैरियत से। आप चित्रौल के लिए तैयार हैं? हामिद मीर साहब, मेरा ख्याल है यही कन्फ्यूजन है। वज़ीर आज़म कहते हैं हम कंटेनर भी देंगे, एजाज शाह साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर बनने जा रहे हैं वो कह रहे हैं चित्रौल करेंगे। सो हो सकता है ये 9 महीने में ये तब्दीली आ गई हो, यू टर्न कर लिया हो। बट और मैं ये बिल्कुल आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि जितनी भी बातें कर लें कि हम बिल्कुल कंटेनर भी देंगे, ये चित्रौल ही करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनसे मुखालफत बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो ये नहीं है हमारे लिए इतना फ्री स्पेस देंगे कि जी आए और आप एहतजाज करें और प्रोटेस्ट करें। अच्छा, तो आप तैयार हैं? वैसे आप एहतजाज या प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं? क्योंकि बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं जी कि वो क्योंकि वज़ीर आज़म में और फ़ौजी क़यादत में बड़े इख्तलाफात हो गए हैं, तो मुस्लिम लीग नून में भी अब नई सोच डेवलप हो गई है और कोई NRO होने वाला है। वैसे ये बात तो आप माने ना कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों एक पेज पे हैं, इसलिए NRO के इम्कानात कुछ कम ही हैं। हम इंतज़ार भी नहीं कर रहे कि वो एक पेज पर ना रहें। मेरा ख्याल है एक पेज पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, मुल्क के लिए ज़्यादा अच्छा है। हमारे PMLN की पोजीशन बड़ी क्लियर है और पोजीशन ये है कि 9 महीने में मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत को गिराने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें PTI से हमारी कोई मोहब्बत नहीं है, इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मोहब्बत है। हम अगर गिरा भी देंगे इनकी हुकूमत को तो पाकिस्तानियों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। एक और इलेक्शन में मेरा ख्याल है इतनी जल्दी पाकिस्तानी जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। सो अभी ये इनको थोड़ा सा और मौका देना चाहिए। हम तो पहले दिन से मौका दे रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए इतनी मुश्किल चीज़ें पैदा कर रहे हैं। आज आपने एक चीज़ का खबर का नहीं जिक्र किया जो कि एक्चुअल खबर है, बाकी तो पेशन गोइयाँ हैं कि कौन सा वजीर कहाँ जाएगा। तीसरा IG पुलिस पंजाब में 8 महीने में तब्दील हुआ है। अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके जो वज़ीर आला हैं उस पर तो बहुत ही ज़्यादा बात हो चुकी है। मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट वज़ीर आला क्या अभी तो IG बदला है पाकिस्तान की ज़ुबैर साहब, अभी तो पंजाब का IG बदला, अभी तो चीफ सेक्रेटरी भी बदलेगा, अभी तो FBR का चेयरमैन भी बदलेगा। तो ये वजीर आजम हो या चीफ मिनिस्टर हो, का चेयरमैन उसका राइट है, वो ब्यूरोक्रेसी में जितनी मर्जी तब्दीली करे। ये तो राइट है चीफ एग्जीक्यूटिव का, सूबे का हो या मरकज का हो, चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी है, वो जिसको मर्जी लगाए। नहीं, लेकिन देखें एक चीज होती है कि IG, अच्छा ये चौथा अगर आप नासिर दुरानी को भी काउंट कर ले तो 4 हो गए कि पहले IG पुलिस को चेंज किया पहले 1-1.5 महीने में, फिर उसके बाद अब एक चेंज किया और नासिर दुरानी ने रिजाइन किया था, इस्लामाबाद का IG चेंज किया। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन चेंजिंग IGs, बट एक चीज़ एक रिफ्लेक्ट करती है कि कोई आपका कंट्रोल नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किस तरह से इस सूबे को या इस मुल्क को आगे लेके जाना है। दूसरी चीज़ जो आपने अली जैदी साहब का जवाब सुना था और फवाद चौधरी का भी उन्होंने कंप्लीट डिनाई नहीं किया था, उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे वो उन्होंने करना है। सो आई थिंक फवाद चौधरी का भी बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़ें तो वो बड़ा क्लियर था कि कुछ होने जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो वैसे उसको उस आपकी तो ज़्यादा जो है ना वो ख्वाहिश ये लगती है कि असद उमर की वजारत जो है वो उनसे छीन ली जाए, लेकिन क्यों मगर ऐसे सगे भाई हैं इनके? नहीं, वो तो उनका ख्याल है कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो अभी तक सिर्फ गुलाम सरवर खान साहब की बात कर रहा हूँ। 2 चीज़ों में मेरा इसरार है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में जो इख्तलाफात की कुछ लोगों ने
खबरें जो हैं वो फैलाई हैं या दावे किए हैं, ये खबरें बेबुनियाद हैं। और वफाकी काबीना में कम अज़ कम 2 या 3 कलमदान तब्दील हो रहे हैं। मैं असद उमर साहब की बात नहीं कर रहा, ज़ुबैर साहब, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अली ज़ैदी साहब कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट में कहा है कि जो व्हेन plunder becomes a way of life for a group of men in a society over the course of time, they create for themselves a legal system that authorizes it। ये कौन से लीगल सिस्टम को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्या वो अदालतों के साथ मुहाजराई की तरफ जा रहे हैं? देखें, बात ये होती है कि हुकूमत में जो होता है, अब अगर मैंने करप्शन करनी है और मुझे डर भी है कि मैं पकड़ा, तो मेरे हाथ में जो चीज़ें मैं लॉज चेंज कर लूँ अपने फेवर में। ये तो दुनिया भर में होता रहा है, लॉज अपनी मर्जी के चेंज। अब मुझे बताएं, BMW आई, एक दिन के लिए ड्यूटी बदली थी, स्ट्रक्चर की नहीं बदला था, याद है ना हामिद मीरा, वो पाकिस्तान में हुआ था, ड्यूटी स्ट्रक्चर एक दिन के लिए बदला, गाड़ियाँ क्लियर हो गई, दूसरे दिन ठीक हो गया। ये वो बात है। और इस तरह ऐसी कितनी चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में, मुझे बताएं आप बाहर से पैसे मंगा लें, कोई सवाल नहीं है आपसे, क्या मतलब है आपका, इस बात का मतलब क्या है? अब वो जो मैं आपको लेके आया ना TTO की कॉपी में, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये जो नैब के पास हैं ये हैं कौन लोग? अब ये पैसे भेज रहे हैं जो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, वो लंदन से पैसे भेज रहे हैं, $1.5 लाख, $2 लाख, मंजूर पता नहीं कौन, महबूब अली, मंजूर पापड़ वाला, कोई चीनी, कोई पता नहीं क्या, कोई पहले वो शहतूत वाला था, कोई कभी फल वाला था, कोई लस्सी वाला था। जो दोनों जमातों का, जो आप JITs पढ़े हैं, एक की तो JIT आ गई है, उन्होंने कहा जी 800 करोड़ रुपए इस बंदे के अकाउंट से कैसे निकल गए? उन्होंने कहा जी मेरा मालशिया है। यार मैं भी बड़े मतलब कमाल ही हो गया। तो मेरा जरदारी साहब का, मेरा कहने का मकसद है कि ये तो बड़ा पुराना एक उन्होंने बना दिया था कि जी बाहर से पैसे आ जाओ, कोई नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो कोई तो होगा, रिश्तेदार भेजेगा, क्या भेजेगा, मतलब क्या, मुझे इसकी समझ में नहीं आती कि बंदा जो बाहर ही नहीं गया वो आपको वेस्टर्न यूनियन से इधर उधर से उसके नाम से आ रहा है, जो ये तो कोई सवाल नहीं हो सकता इसके ऊपर। इसे कहते हैं किकबैक्स। बिल्कुल, ये होता है किकबैक। ये सवाल जरदारी साहब से भी पूछे जाने चाहिए और शहबाज शरीफ साहब से भी पूछे जाने चाहिए। तो हाँ, मुझसे भी पूछे जाने चाहिए, हर एक से पूछे जाने चाहिए। यही तो ट्रांसपेरेंसी है। क्या आपके पास जवाब है तो आप धड़ल्ले से खड़े हो, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिर आप ये करते हैं। अच्छा जी जुबैर साहब, क्या किसी से सवाल पूछना गलत बात है? जब सवाल पूछा जाता है तो उस पर कहा जाता है विक्टिमाइजेशन हो रही है। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए और भरपूर अंदाज से सवाल पूछना चाहिए। मैं इस ट्वीट का ज़रूर जिक्र करूंगा जो इमरान खान साहब ने किया है, और उन्होंने बड़ा अच्छा हवाला भी दिया है। उनका एक सूबा भी है जिसमें वो बड़ी अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। 2-3 केसेस हैं उसकी अगर इब्तिदा करें, क्योंकि वो रियासत मदीना की एग्जाम्पल भी देते हैं। एक तो BRT की रिपोर्ट है जो अपनी हुकूमत KP की रिपोर्ट है, जिसमें 7 बिलियन रुपीस के किकबैक्स का जिक्र है। मैं उसकी नहीं बात कर रहा प्लानिंग में और डिज़ाइन में खराबियों की। 7 बिलियन रुपीस किकबैक का जिक्र है उसके अंदर। इसी तरह से गो स्कूल्स हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट्स में से 19 डिस्ट्रिक्ट्स में गो स्कूल्स, और उसमें जो फीसें और वो तमाम करप्शन होती रही है। उसके अलावा बहुत से दूसरे केसेस हैं। उसके अलावा जो आपको पता है एहतसाब कमीशन कायम किया गया था, और फवाद चौधरी साहब ने अभी जियो ही के एक प्रोग्राम में बड़े आराम से जिक्र किया कि 85 करोड़ रुपए डूब गए। एक एक्सपेरिमेंट था, वो फेल हो गया। तो अगर इमरान खान और अभी अली ज़ैदी साहब बैठे हैं जो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे, और मैं ये भी इनको याद दिला दूं कि इसकी जो इब्तिदा ओरिजिन जो है वो जहांगीर तरीन, जैसे ऑफशोर कंपनी का ओरिजिनेटर जो थे इमरान खान साहब थे। अच्छा। जहांगीर तरीन साहब ने कोक और माली के नाम पर अकाउंट्स खोले थे, और जिसका उन्होंने लेटर में इतराफ़ किया, और 7 करोड़ रुपए एक पेनल्टी दी SCCP को जब वो पकड़े गए इनसाइड ट्रेडिंग करते हुए। तो ये जो हैरान होते हैं ना जिन चीज़ों पर, तो सबसे पहले हुकूमत में ये हैं अभी, तो सबसे पहले इब्तिदा करें। और जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, हमजा का ताल्लुक है, बिल्कुल नैब को करना चाहिए इंक्वायरी, और भरपूर अंदाज में करनी चाहिए। लेकिन अगर नैब 2 नंबर काम करेगा, जैसे उनके चेयरमैन, या आपको याद है हामिद मीर साहब अभी जब हमजा शहबाज के घर गए थे, तो वो सर सैयद अहमद खान का पाकिस्तान ढूंढने नैब के ऑफिशियल्स गए थे। अब ये उनका कोई काम है कि सर सैयद ने जो पाकिस्तान बनाने का तसव्वुर किया था, या अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, वो हमजा शहबाज खराब कर रहे हैं। ये डिटर्मिन किसने किया है? नैब के ऑफिशियल ने। भाई अभी आपके पास एक हुक्मनामा है, आप गिरफ्तार करने गए हैं, आप उनको गिरफ्तार करते नहीं करते आपने पेश करना है, आपका कोई उससे के अलावा ताल्लुक नहीं। सो अगर वो पॉलिटिसाइज होंगे
तो हम बिल्कुल भरपूर अंदाज में इतराज़ भी करेंगे और मुखालफत भी करेंगे। ठीक है, एक मैं वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अली अदर जैदी साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप कोयटा गए, वहाँ पे जो एक बम धमाके में जो लोग शहीद हुए हैं, आपने उनके साथ इजहार अफसोस किया। आज और भी कुछ वज़रा गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अभी तक नहीं गए, वो 18 अप्रैल को जाएंगे, लेकिन जब वो खुद अपोजिशन में थे और इस तरह के वाक़यात होते थे तो वो वज़ीर-ए-आज़म को कहा करते थे कब जाओगे कब जाओगे। हामिद भाई, आज इंटीरियर मिनिस्टर शहरियार अफरीदी भी वहाँ थे और जुल्फ़ी बुखारी भी गए थे। मैं तो जी इस्लामाबाद था जिस दिन ये हुआ है, तो मैं जब रात पहुँचा हूँ कराची को 11:30 पौने 12 बजे, व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज़ें आ रही थी तो मैंने किसी से, मेरे पास उस वक्त सिर्फ पीएम साहब को मैसेज किया, उनका मैसेज आया था कि मैंने को कहा मैं जा रहा हूँ कल सुबह कोयटा। उन्होंने कहा आप ज़रूर जाएँ, मेरी तरफ से भी जाएँ, ताज़ियत करें, मैं प्लान बना के आता हूँ। तो मैं तो सुबह सुबह की फ़्लाइट लेके अगले दिन ही चला गया। मेरा कहने का मकसद है कि ये वाला जो काम होता है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। बिकॉज जब हम वहाँ मस्जिद इमाम बारगाह में जो लोग बैठे थे, जो हज़ारा कम्युनिटी के, अब जब आप उनसे मिलते हैं लवाइकीन से, रो रहे हैं, तो क्या हुआ, किसी का एक आदमी लड़का बोला मेरा वालिद गया, एक कहता मेरा भाई गया, और एक उसके बाजू कहते मेरा बेटा गया। इट्स इम्पॉसिबल, मेरे से तो ये नहीं होता काम, लेकिन अल्लाह ताला स्ट्रेंथ देता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये कौन लोग हैं जो इनका, मेरे ख्याल में दिमागी तवाज़ुन तो ठीक नहीं होगा कोई कैसा जो मान के फट रहा है, वो तो ब्रेन वॉश्ड हैं लोग। हमने तो इसलिए मैंने कहा भी, देखें जब तक आप अपने हमारे मुल्क में, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर है, डाउट नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर हमारे मुल्क में है, वो गुलबशन यादेव आपने जो पकड़ा हुआ है, वो ये इसी तरह के कामों में ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ये भी है कि वो पहले अलमदार सोसाइटी, दो हैं वहाँ पे, एक अलमदार सोसाइटी है जहाँ हज़ारा रहते हैं और एक ये हज़ारा कॉलोनी है। तो अलमदार सोसाइटी में पहले हुए थे वो 100 एक दफ़ा शहीद हो गए थे आज से 3-4 साल पहले, तो वो अब बड़ा सिक्योर फोर्ट टाइप बन गया एंड दे आर सेफ दैट। ये जो हज़ारा कॉलोनी है ये खुली जगह है, बिल्कुल पहाड़ी के नीचे हर तरफ से खुला है, कच्ची आबादी टाइप है, गरीब इलाका। उसको सिक्योर करने में हाँ टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ फ़ौजी भी खड़े हैं, FC के भी जवान एक शहीद हुआ है, एक FC अस्पताल में था, मुझसे भी मिला। सो लॉ इन्फोर्समेंट करती है जितना कर सकती है, लेकिन हमने हामिद भाई विदाउट डिले, गवर्नमेंट में मैं हूँ और बात भी करता हूँ, और खान साहब ने, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन, ये जो नेशनल एक्शन प्लान था ना, इस पर डिस्काउंट नहीं हो सकता, इसको हमने इन्फोर्स करना पड़ेगा अक्रॉस द बोर्ड। इसमें बिल्कुल कोई डिस्काउंट हमें करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ भी, बिकॉज हम देखें ना, हमारे पास कितने लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने रिलीजियस साइट्स पे। अभी हमारे सिख भाई आए हुए हैं सारे, वो आते हैं, करतारपुर खोल दिया है। पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी जोन तक जब तक आप रहेंगे ना, कोई भी हुकूमत आ जाए, ये इकनॉमिक बैटल चलती रहेगी। नॉर्मल मुल्क बनेंगे, माने इकनॉमिक जोन बनेंगे, फिर ही आप वेलफेयर स्टेट बनेंगे, फिर ही आप दुनिया के लिए खुलेंगे। और उसके लिए जो कुछ भी हमें करना है, माने बॉर्डर सिक्योर करना है, इंटरनल तालीम को के ऊपर स्पेशल जोर देना है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर जोर देना है, लोगों की उम्मीद देनी है, कोई इंसाफ का काम देना है, कोई वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने हैं, कोई लोगों को लगाना है काम पे, बिकॉज ये एम्प्टी माइंड डबल माइंड वाली गेम होती है। तो ये एक मल्टी प्रोंग मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी है, और मेरे ख्याल में ज़ुबैर भाई एक्सेप्ट करेंगे और एडमिट भी करेंगे और साथ भी हमारा देंगे कि इस काम में देयर शुड बी, जैसे इंडिया ने जब अटैक किया तो हम सारे एक साथ थे, इस काम में भी आई थिंक वी शुड ऑल बी वन। जी ज़ुबैर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कि ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पे हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पे होना चाहिए और मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए? मेरा ख्याल है अली जैदी ने के कहने से पहले मैं कहने वाला था कि फॉर वंस आई एग्री विद अली, और बिल्कुल हमें साथ मिलके करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज हम सब का नुकसान है इसमें। लेकिन जो आपका सवाल था वज़ीर आज़म के ना जाने के हवाले से, देखें ये सब चीज़ें जो हैं, एक होती है स्ट्रैटेजी कि आपने आइंदा आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में क्या करना है कि ताकि पाकिस्तान में अमन कायम हो सके। लेकिन उसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां होती हैं, और जिसमें वज़ीर आज़म का इस किस्म के ओकेजन में वहाँ होना लाजमी था। और मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, साहिवाल इंसिडेंट जो हुआ, ट्रेजिडी जो हुई, उसकी जो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब ख़त्म होगी, उसमें जो फैमिली के साथ वज़ीर आज़म साहब मिले वो 80 दिन के बाद मिले, 80 दिन।
और वो भी गए नहीं वहां फैमिली के पास, उनको अपने पास बुलाया, पता नहीं स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में या जहां भी बुलाया, और वहां भी उस तरह से जो हमने देखा था अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने गले लगा लगा के फैमिलीज के साथ जिनके जो लोग शहीद हुए थे, और एक गैर मुस्लिम एक कंट्री में जिस तरह से मुसलमानों के लिए आगे बढ़ के जज्बात हमने देखे थे, अपनी कंट्री में हमने नहीं देखे। दूसरा एक और, जब आपको याद होगा हामिद मीर साहब एसएसपी दावर थे जो इस्लामाबाद से जिनको किडनैप किया था और अफगानिस्तान से उनकी बॉडी मिली थी, उसमें भी वजीर आजम नहीं गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया। अब मेरा ख्याल है एक हमारी अपनी एक ट्रेडिशंस हैं और हमारी एक अपना एक कल्चर है जिसमें ताज़ियत के लिए आप उसके पास जाते हैं, और ख़ास तौर पर जब आप हुकूमत होते हैं, और जिस तरह अली जैदी ने खुद कहा कि एक पर्सनल इनिशिएटिव लिया ना, इनकी मिनिस्ट्री का ताल्लुक था, सो जहां अली जैदी ने खुद पर्सनल इनिशिएटिव लिया, पहले दिन तो पहुंचना चाहिए था इंटीरियर मिनिस्टर फॉर स्टेट को एक्चुअली तो, लेकिन अली जैदी रिप्रेजेंटेड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट उसी तरह से वजीर आजम का सबसे ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं कि उनको कितना जज्बा है। और वो जो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जब तक वजीर आजम नहीं आएंगे हम अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। तो 18 अप्रैल काफी दूर है। मैं लवाइकीन से सालों से मिला जो लोग उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी जी ग्रुप हैं दो, एक प्रोटेस्ट कर रहा था एक नहीं कर रहा था। जो हज़ारा कम्युनिटी से MP इलेक्ट हुए हैं अब्दुल खालिक साहब, वो मेरे साथ बैठे थे। मैं वहाँ जब मस्जिद में इमाम बारगाह में गया हूँ फातिहा में, वो साथ थे। जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठे हुए, उसमें लवाइकीन वाले नहीं थे, हज़ारा कम्युनिटी के ज़रूर लोग हैं, लेकिन और लोग भी मिल गए। रिमेंबर 20 जो आदमी की शहादत हुई है इसमें से 11 हज़ारा कम्युनिटी के हैं और 9 बार के भी हैं, मार्केट में हुआ है ना, FC वाले भी हैं। सो देयरफॉर ट्रिकी सिचुएशन है, सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा उसको। मतलब मैं आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, नहीं होना चाहता कि वहाँ क्या बात सुनी क्या नहीं सुनी, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिवली हैंडल करना होगा। है सारे पाकिस्तानी, नहीं सारे पाकिस्तानी हैं 100%, लेकिन जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो कोयटा का जो वाक़या हुआ था 2016 में, उस पर जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी जिसको उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर उस पर अमल दरामद होता तो शायद ये वाक़या दोबारा ना हो। अभी भी करें, इट्स नेवर टू लेट। अब आपकी हुकूमत जो है तो हम करेंगे ना। फैजाबाद धरना केस में जो फायज ईसा साहब का जो फैसला है अब उससे वो आप नाराज हैं? देखें, पीपल्स पार्टी जो है मेमो गेट कमीशन में फायज ईसा साहब के फैसले से नाराज थी, पीपल्स पार्टी भी काजी फायज ईसा से नाराज, नून लीग भी नाराज, तहरीक इंसाफ भी नाराज, और भी कुछ लोग नाराज। मैं आपको एक, अब आपने मैं बिठाया, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट में आने से पहले भी मैं एक इंसान, एक पाकिस्तानी हूँ ना, तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते सब एक क्योंकि आपका शो माशाल्लाह नंबर 1 शो है, मैं एक क्लियर कट एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारी हुकूमत में हो, चाहे बाहर की हुकूमत मतलब दूसरी हो, अपोजिशन हो, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट हो, चाहे कानून मतलब इस्टेब्लिशमेंट हो, जो कोई भी हो, जब तक कानून की यार्ड स्टिक एक नहीं होगी कोई चीज़ ठीक नहीं होती। जब हम ये करते हैं ना कि हामिद मीर को माफ़ कर दें क्योंकि बड़ा मशहूर आदमी है, हाँ मुझे किधर माफ़ किया यार। अच्छा चले, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल अपनी देता हूँ कि जी अली जैदी को माफ़ कर दें क्योंकि जी वो फेडरल वजीर बना हुआ है, और कोई दूसरे आदमी को ना माफ़ करें। देखें, कानून की यार्ड स्टिक एक रखें, इससे दुनिया में, इससे आवाम में उम्मीद ये होती है कि ये एवरीबडी इज़ इक्वल। हमारे यहाँ कानून फ़र्क है, हर एक के लिए फ़र्क है। जितना पावरफुल आदमी है उसके लिए उतना कानून कम है, जितना गरीब आदमी है उसके लिए कानून ज़्यादा है। जो मोटरसाइकिल वाला रात को निकलता है वो उसको हर आदमी तंग करता है, और जो पुलिस वाला उसको तंग कर रहा है वो भी बेचारा उसी कम्युनिटी और उसी सॉर्ट ऑफ इनकम लेवल का है जो मोटरसाइकिल वाला है, वो एक दूसरे से तंग है। बड़ा आदमी, अच्छा फिर वो नफरत की निगाह से देखते हैं। आप अगर कोई इलाकों में चले जाएं तो उनकी आंखों में अब नफरत है कि ये आ गए जी लैंड क्रूजर में, चलो जी हाँ हमारे पास सारी जिंदगी इतने पैसे नहीं कमाएंगे। अच्छा वो ना कमाएं, लेकिन उनके बच्चों की फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हो ना, फिर चेंज होती है, फिर वो उम्मीद होती है। हमने अगर नहीं दी है, ये कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे हम हो चाहे जो मर्जी हो, अगर आपने ये उम्मीद ले ली ना, ये मुल्क ही नहीं जा सकता। जी जुबैर साहब, उम्मीद आपको देनी होगी लोगों को कि ये लॉ कानून बराबर है, और सॉर्ट ऑफ अभी कैसे होगा। जुबैर भाई एक मिनट, मेरा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो दूसरे का नहीं पढ़ता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता,
और तीसरा एक और एजुकेशन सिस्टम है, चौथा एक मदरसा है, पांचवा होम है। मतलब हमने कितनी डिस्पैरिटी क्रिएट की तो हर चीज इमरान में। खान साहब जो ऑपोजिशन में कहा करते थे कि हम तबकाती निज़ाम तलीम खत्म करेंगे, तो कब तो खत्म हम कर रहे हैं, हमारा ये एजेंडा कर रहे हैं। देखें ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, ये और क्या है? वो ये क्या है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम? ये इसके अंदर ये सब चीजें आती हैं ना। आपने जब एक होती है गुर्बत कि जी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये है, वो है, हालात ख़राब हैं, वो मैं अभी अब ज़ुबैर भाई अपने फिगर्स देंगे, मैं अपने दूंगा, एक चलता रहेगा। लेकिन एक है रियलिटी। रियलिटी ये है कि जो मेरे घर में जो सफाई कर रहा है उसका बच्चे को वो एजुकेशन नहीं मिल रही जो मेरे बच्चे को मिल रही है, इसलिए उसको उम्मीद भी कोई नहीं है फ्यूचर की। वो अगर आज सफाई करने वाला है वो थोड़ा बड़ा होकर ड्राइवर बन जाएगा पढ़ा लिखा, मगर वो 10 साल मैट्रिक करके मजबूर होगा नौकरी करने। सवाल मैंने कुछ किया था, अब आप एक तो हम ये कर, मैं आपसे कह रहा हूँ ये हमारी पार्टी का नहीं, हमारी खान साहब का एजेंडा है। दैट इज द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जुबैर साहब, ये क्या ये जी। आप इतनी जो उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू की, आप उससे इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप इस बात में सर ला रहे थे? इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू तो एक तो पीटीआई की एक चीज़ हम सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। वाह। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे तालीम का मसला हो, चाहे सेहत का मसला हो, लेकिन मसला ये है कि दे हैव सॉल्यूशंस टू नन। किसी का सॉल्यूशन नहीं है। ये जरूर बताते हैं कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, ये जरूर बताते हैं कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, ये स्कूल जरूर बताते हैं जो अली जैदी साहब ने अभी जिन चीजों का जिक्र किया था। भाई आप हुकूमत में हैं और आप हुकूमत में आप ये बताएं 9 महीने के बाद कि अभी तक आपने क्या कुछ किया है और आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में क्या कुछ होने वाला है। चाहे वो टैक्स का निज़ाम है, चाहे वो तालीम का निज़ाम है, चाहे कोई पुलिस का निज़ाम है या अदल का निज़ाम है। तो मेरा ख्याल है अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं और मसला यही है हामिद मीर साहब, मसला ही यही है जो जिसमें पीटीआई जो लड़खड़ा गई है और जो नाउमीदी पैदा हो गई है। ये जो कह रहे थे कि पावर्टी एलिवेशन हम सब चाहते हैं, लेकिन अली जैदी साहब को शायद पता नहीं है कि अगर आपकी 3% ग्रोथ होगी और 10% के करीब इन्फ्लेशन होगी तो तकरीबन 30 से 40 लाख लोग पावर्टी लाइन से नीचे जाएंगे इस साल। तो पावर्टी एलिवेशन का जो प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, शायद वो तो एक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड है और शायद दूसरा एक और प्रोग्राम था जो फंडिंग उन्होंने एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर में, उसकी पूरे बजट में कहीं जिक्र नहीं है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट है। सो मेरा ख्याल है हमें सीरियस होके अगर हम बिल्कुल इनके साथ साथ चलेंगे, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम अच्छा हो, तमाम बच्चे स्कूल और कॉलेज जा सकें और एक ही तालीमी निज़ाम हो, लेकिन ये कहना आसान होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो करते करते उसका अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आई वुड लव टू सी कि ये कल को लेके आए और शफकत महमूद साहब बताएं हमें कि ये तालीम का निज़ाम हम लेके आ रहे हैं और ये आज से या कल से शुरू होने वाला है। जी आपने जवाब देना, लेकिन मुझे एक वक्फा लेना है। वक्फे के बाद जवाब जरूर है। बिल्कुल होगा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले अली जैदी साहब मोहम्मद ज़ुबैर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखें ज़ुबैर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जी हमने अभी तक क्या किया। हामिद भाई, जब हमारी हुकूमत आई थी ना तो उस वक्त बैटल फॉर सर्वाइवल था। एक होता है ना वो वेंटिलेटर के ऊपर। मैं आपको कुछ 2-3 जल्दी आपके लोगों को समझा दूं आसान लफ्ज़ों में। जब ज़िया साहब का जहाज़ क्रैश हुआ था ना, उस वक्त आपका एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान का था $13 बिलियन, 13 बिलियन। फिर ये आ गए 10 साल इनकी हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून नहीं, बीच में मुशर्रफ साहब भी आए थे। नहीं, मुशर्रफ तो भी आई नहीं ना, पहले जिया के बाद तो पीपल्स पार्टी नून लीग हुई ना। 39 बिलियन पे छोड़ गए। ठीक है। जब मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत 20 महीने रही, नवाज शरीफ की हुकूमत 2.5 साल रही, उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब आ गए। नहीं, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी आई, फिर दोबारा तो किसी का टेन्योर खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक्सटर्नल डेट 39 बिलियन पे छोड़ गए। ठीक है। मुशर्रफ साहब ने 8-9 साल लगाए। मेरी उनके साथ बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं, आपकी भी हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जब वो गए तो एक्सटर्नल डेट था 40.6 बिलियन, माने उन्होंने 1.6 बिलियन लिया 8-9 साल में। उसके बाद क्या हुआ है, 5-5 साल 10 साल की हुकूमत में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट हमें मिला है $96 बिलियन। मीन्स मतलब ये कि $56 बिलियन ये लेके गए एक्सटर्नल डेट।
अब आ जाए जी इन्फ्लेशन के ऊपर। रोज मैं सुन रहा हूँ जी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, स्टेट बैंक ने ये कह दिया, स्टेट बैंक ने, ये मैं स्टेट बैंक की वेबसाइट से निकाल के लाया हूँ। पहले 9 महीने में, पहले 8 महीने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 21.3 था एवरेज CPI। चले पीक पे ले लें 25.3, 25.3 इन्फ्लेशन। PMLN में 10.9, हमारे पास 9.4। ये असद उमर साहब बता चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए हमारा जो 6 महीने में, सर आपको दिसंबर में क्या थी तेल की कीमत? $51, $51, 55 पैसे बैरल। अभी क्या है 67 से ऊपर तेल ऊपर बढ़ गया। हमारा अभी भी जो हमने तेल की कीमत हमने भी बढ़ाई है, बढ़ानी पड़ी क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बढ़ गई है, लेकिन जो टैक्स था वो 24 से हम 17 कर गए। सो हमें प्रॉब्लम्स आए थे, हमें ये नहीं, हम सारा एजेंडा जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसके लिए हम पहले सर्वाइव तो कर जाएं। अभी हम आ गए सर्वाइवल से निकल के। अली जैदी साहब अगर आप इजाजत दें मैं जवाब दे दूं। अच्छा जुबैर साहब आप जवाब दें, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि ये जो फिगर्स अली जैदी साहब भी बोल रहे हैं और भी हुकूमत के वजीर बोलते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने कर्जों का बहुत ज्यादा बोझ पाकिस्तानी कौम पे डाल दिया, इस पे पार्लियामेंट में एक बहस होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने कितना कर्जा लिया, कहां कहां खर्च किया, मुस्लिम लीग नून ने कितना कर्जा लिया, कहां कहां खर्च किया, और अब क्या हो रहा है? हामिद मीर साहब, मैं चैलेंज ये एक्सेप्ट करता हूँ, ये कभी करेंगे ही नहीं, और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात ये है कि कर्जे की जो रफ्तार थी, जिस तेज़ी से कर्जे पिछले 9 महीने में लिए गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिए गए, और उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। अली जैदी साहब, मेरा ख्याल है आप फाइनेंस मिनिस्टर से जाके अगर ये पूछ भी लें, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फिस्कल डेफिसिट इस साल होगा। फिस्कल डेफिसिट सबसे बड़ा होने का मतलब क्या है? जो गैप है आपके अखराजात में और आमदनी में, वो आप कहां से पूरा करेंगे? आप कर्जों से पूरा करेंगे। सो अभी तक आपने 3,300 रुपए के कर्जे ले लिए, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। पाकिस्तान की तारीख में कभी 9 महीने में इतने नहीं बढ़े थे। दूसरी चीज आपको ये बता दूं अली, आप जाहिर है फाइनेंस का आपका बैकग्राउंड नहीं है, हमेशा कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर या पीरियड टू पीरियड होता है। जो पहले 6 महीने में इन्फ्लेशन था उसका और इस का 6 महीने का नहीं होता। दिस इज द मोस्ट लाफेबल थिंग। तो अभी आपने कहा 8 महीने में क्या किया, तो मैंने बता दिया 8 महीने में क्या किया। अब मैं तो नहीं, तो स्टेट बैंक की वेबसाइट है। अली सुन लें, आपने कहा कि 8 महीने में क्या किया, मैं बता रहा हूं हमें क्या करना पड़ा 8 महीने में। भाई सुन लें, सुनाए। ओ भाई सुन, तो फिर आप भी 5 साल बाद बात कीजिएगा ना हमसे। 5 साल बाद नहीं बात करेंगे, जहां से हमने छोड़ा था। इस पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। आप तैयार हैं पार्लियामेंट में? तैयार हूं, ये तो मैं कर लूंगा। ये पार्लियामेंट में डिबेट करने तैयार है, आप तैयार हैं? मेरे ख्याल है इस पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए ना। एब्सोल्युटली हमें तैयार हैं, क्योंकि ये सबसे पुअर रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख का 9 महीने का, बिल्कुल ठीक है, इनकी हुकूमत का है। ये कैसे डिबेट करेंगे? ठीक है, इस साल हामिद मीर $9 बिलियन वापस करना है, 5 साल में 37 बिलियन वापस करना है डॉलर। तो भाई आप $1,700 ज्यादा स्पीड से ले रहे हैं। $1,700 आपका सबसे ज्यादा खाली साल का 1700 बिलियन, इसमें तो रुपया हमने नहीं लिया हुआ पहले का। कौम को पता चलना चाहिए कि जो कर्जे माजी में जो कर्जे लिए गए वो किसने कहां कहां पे खर्च किए। आपका भी शुक्रिया जुबैर साहब, आपका भी शुक्रिया। दोनों ने इत्तेफाक किया है, मुस्लिम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इन दोनों पार्टियों ने माजी में जो कर्जे लिए मुल्की इदारों से और गैर मुल्की इदारों से और गैर ममालिक से जो कर्जे लिए, वो कहाँ कहाँ खर्च किए, किस किस को कितने कितने पैसे दिए, और वो पैसे जो है वो किस तरह इस्तेमाल हुए। इस पर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।